गुप्ता एंड गुप्ता जो कि गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट बुक है। सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट बुक है, उसी का चैप्टर है कंक्रीट स्ट्रक्चर या कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन। ये एक डिज़ाइन पेपर है, इसी का क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है गुप्ता एंड गुप्ता, जिसका क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में डायरेक्ट मैच करता है, चाहे वो जेई का हो, जो एग्ज़ाम वो जेई का हो या फिर स्टेट एई का हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो गुप्ता एंड गुप्ता है, उसी बुक का ये चैप्टर है, 14th नंबर चैप्टर है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 13 तक के चैप्टर जो है एफएम से सॉल्व करते हुए हम लोग स्टील स्ट्रक्चर तक का टोटल चैप्टर को हम लोग सॉल्व करके एनालाइज करते हुए वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये 14th नंबर चैप्टर है, जिसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं इसका, और स्टार्ट करते हुए हर एक क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ये चैप्टर जो है 14th नंबर चैप्टर कंक्रीट स्ट्रक्चर, या फिर इसको आरसीसी बोलते हैं, या फिर डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, या फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कुछ भी इसका नाम दिया जा सकता है। हम लोग इसको आरसीसी शॉर्ट फॉर्म करते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इसको लेकर के चलते हैं। तो आज जो मेरा है उसको शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। पार्ट में हम लोग जो कंक्रीट का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गुप्ता का। लास्ट पार्ट में हम लोग 200 तक के क्वेश्चन को जो एनालिसिस किए थे, लास्ट मेरा 5th पार्ट था, ये मेरा 6th पार्ट होगा आज का। तो 6th पार्ट में आज हम लोग 200 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको एनालाइज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एनालाइज करते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन 200 से ही देखते हैं। 200 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सचर इज मोस्ट कॉमनली यूज इन प्री कास्ट कंक्रीट फैक्ट्री। तो प्री कास्ट कंक्रीट फैक्ट्रीज में हम लोग कौन सा कंक्रीट मिक्सचर यूज करते हैं वो पूछ रहा है। तो प्री कास्ट कंक्रीट जो फैक्ट्री होता है उसमें हम लोग पैन टाइप मिक्सचर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? पैन टाइप मिक्सचर यूज करते हैं, दैट इज बी। नेक्स्ट है स्टीम क्यूरिंग इज नॉट रिकमेंडेड। जो स्टीम क्यूरिंग होता है किसके लिए रिकमेंडेड नहीं किया जाता? तो हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए स्टीम क्यूरिंग जो होता है नहीं रिकमेंडेड किया जाता। हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए हम लोग स्टीम क्यूरिंग को रिकमेंड नहीं करते हैं। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 मिनिमम पीरियड स्टिपुलेटेड फॉर द मोस्ट क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। कह रहा है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो मिनिमम टाइम ऑफ क्यूरिंग है वो कितना होना चाहिए? तो मिनिमम टाइम ऑफ क्यूरिंग जो होता है 7 डेज होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो मिनिमम टाइम होता है क्यूरिंग का वो 7 डेज होता है। नेक्स्ट है क्यूरिंग पीरियड रिक्वायर्ड इज मिनिमम फॉर द कंक्रीट यूजिंग। अगर क्यूरिंग पीरियड हम लोग मिनिमम करते हैं तो किस कंक्रीट के लिए हम लोग मिनिमम होता है? क्यूरिंग पीरियड रिक्वायर्ड इज मिनिमम किसके लिए मिनिमम होता है? तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए जो क्यूरिंग पीरियड होता है वो मिनिमम होता है। तो क्यूरिंग पीरियड जो पूछ रहा है किसके लिए मिनिमम होता है? तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए जो क्यूरिंग पीरियड होता है वो मिनिमम होता है। नेक्स्ट है फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट एक्सपोज टू सल्फर अटैक। सल्फर अटैक से एक्सपोज मतलब सल्फर अटैक के बीच में जो सीमेंट है तो मिनिमम ग्रेड उसमें कौन सा होना चाहिए वो पूछ रहा है। तो सल्फर अटैक जो एक्सपोज टू सल्फर अटैक के लिए जो मिनिमम ग्रेड होता है वो कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड जो होना चाहिए कंक्रीट का वो कितना होना चाहिए? तो M20 होना चाहिए। किसके लिए? सल्फर अटैक को एक्सपोज टू सल्फर अटैक के लिए जो मिनिमम ग्रेड होना चाहिए वो M20 होना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू IS इंडियन स्टैंडर्ड 456/1978 टोटल सल्फेट कंटेंट पूछ रहा है किसमें? परसेंटेज ऑफ मास बाय सीमेंट कंक्रीट मिक्स शुड बी लिमिटेड टू। सीमेंट कंक्रीट में सल्फेट कंटेंट कितना होना चाहिए? सल्फेट कंटेंट जो होता है 4% होता है सल्फर कंटेंट। और लॉस ऑफ इग्निशन देखे थे हम लोग, वो 5% था। लॉस ऑफ इग्निशन जो देखे थे वो कितना था? 5% था। इसमें सल्फर कंटेंट कितना है? 4%। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू IS इंडियन स्टैंडर्ड 456/1978 द टोटल क्लोराइड कंटेंट। अभी क्लोराइड कंटेंट पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ मास ऑफ द सीमेंट इन कंक्रीट मिक्स। परसेंटेज टोटल क्लोराइड कंटेंट का कितना है? तो 0.16% जो है क्लोराइड कंटेंट इसमें होना चाहिए 0.16%, दैट इज सी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू
Indian standard IS 456/1978, the maximum water cement ratio for plain cement is ensure durability in mild exposed condition. माइल्ड एक्सपोज के लिए पूछ रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट में। इसका अगर एक देखा जाए, अगर माइल्ड के लिए देखा जाए, ये माइल्ड हो गया, ये मॉडरेट हो गया, माइल्ड, मॉडरेट, सर्व, वेरी सर्व और एक्सपोज। अगर प्लेन सीमेंट के लिए देखा जाए, प्लेन सीमेंट के लिए देखा जाए तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है 0.7, 0.6, 0.5 एंड 0.4। और यही अगर रेनफोर्स सीमेंट के लिए देखा जाए तो इसका 0.55, 0.50, 0.45 एंड 0.40। तो जो इसमें अगर देखा जाए तो पूछ रहा है प्लेन सीमेंट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है माइल्ड के लिए। तो माइल्ड के लिए अगर देखा जाए प्लेन सीमेंट में कितना है 0.7 होता है, 0.7 होता है। तो प्लेन से माइल्ड एक्सपोज के लिए मेरा ये माइल्ड हो गया। अगर इसमें मॉडरेट रहता, मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट, उसके बाद होता है सर्व, उसके बाद होता है वेरी सर्व और एक्सपोज। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वाटर सीमेंट रेशियो किसके लिए होता है माइल्ड के लिए होता है। इसके बाद फिर इससे कम होगा 0.6 होगा, उसके बाद कितना होगा, उसके बाद 0.5 होगा, उसके बाद 0.45 होगा, उसके बाद 0.40 होगा। मिनिमम कितना होता है वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 होता है। ये पूछ रहा है प्लेन सीमेंट में, माइल्ड स्टील के लिए पूछ रहा था प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, तो कितना हो गया 0.7। यही अगर यहाँ पे आरसीसी रहता, ये आरसीसी रहता तो आरसीसी में कितना हो जाता 0.65 या 0.55 होता है, इसे हो जाता आरसीसी में। ये देखा जाए किसके लिए होता माइल्ड के लिए है बट आरसीसी में होता। 0.7 किसके लिए हो गया, ये पीसीसी के लिए हो गया माइल्ड के लिए। तो यहाँ पे पीसीसी के लिए पूछ रहा था तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी ऑफ सिमिलर कंडीशन एक्सपोज। सिमिलर कंडीशन एक्सपोज है जिसमें माइल्ड है या मॉडरेट है, 5 तरह का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सर्व, वेरी सर्व और एक्सपोज। टोटल 5 होता है, वही बोल रहा है सेम एक्सपोज कंडीशन है, 5 तरह का एक्सपोज होता है। वाटर सीमेंट रेशियो इन द रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। बोल रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो रेनफोर्स कंक्रीट में कितना होगा इज कम्पेयर टू प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अभी हम लोग देखे थे कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में जो होता है वाटर सीमेंट कम होता है, क्योंकि इसमें देखे थे माइल्ड के केस में हम लोग देखे थे माइल्ड में इसका 0.7 था, तो इसमें जो आरसीसी में था वो कितना था तो 0.65 या 0.5 था, तो कम था। तो कह रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एज कम्पेयर टू रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एज कम्पेयर टू किसका प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो कम होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट है फॉर a given degree of hydration, the effect of increasing water cement ratio in, अगर वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ मेरा इंक्रीज करता है। हम लोग जानते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो का जो स्ट्रेंथ जो होगा डिक्रीज करता है। वाटर सीमेंट रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, स्ट्रेंथ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ मेरा डिक्रीज करेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्केबिलिटी का। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, वर्केबिलिटी का। तो अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं वाटर सीमेंट रेशियो को तो मेरा वर्केबिलिटी जो है वर्केबिलिटी जो है या परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वर्केबिलिटी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो परमेबिलिटी में रिलेशन पूछ रहा है यहाँ पे, तो अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं वाटर सीमेंट रेशियो को तो जो मेरा परमेबिलिटी है वो भी इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज द परमेबिलिटी, दैट इज ये अगर स्ट्रेंथ पूछता, अगर इंक्रीज कर रहे हैं वाटर सीमेंट रेशियो तो स्ट्रेंथ जो है इसका वो डिक्रीज करेगा, जो स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा जब हम वाटर सीमेंट इंक्रीज करते हैं। बट यहाँ पर जो वाटर सीमेंट रेशियो का परमेबिलिटी देख रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है फॉर ए गिवन वाटर सीमेंट रेशियो, फिर से वाटर सीमेंट रेशियो का ये कंक्रीट विथ पासेस ऑफ टाइम, जब कंक्रीट पास कर रहा है टाइम तो परमेबिलिटी, जैसे ही टाइम पासेस हो रहा तो परमेबिलिटी जो मेरा टाइम का वो डिक्रीज करता है। वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है, वाटर सीमेंट रेशियो अगर कांस्टेंट है कि गिवन कंडीशन दिया हुआ है, कोई भी कंडीशन मीन्स कांस्टेंट कंडीशन में दिया हुआ है और टाइम पास कर रहा है मीन्स लॉन्ग टाइम के बाद जो परमेबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज करता है, मीन्स टाइम के साथ जो है परमेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करता है, दैट इज बी। नेक्स्ट है एज कम्पेयर टू मॉइस्ट क्यूड कॉन्क्रीट द परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रीम क्यूड का जो
परमेबिलिटी है मॉइस्ट क्यूट के कंपेयर में वो ज़्यादा होता है। तो स्ट्रीम क्यूट का जो परमेबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, तो मॉइस्ट क्यूट के कंपेयर में। नेक्स्ट है इफ़ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिटरमाइन फ्रॉम 150 mm into 300 mm सिलेंडर को कंपेयर कर रहा है इज x, देन द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेम कंक्रीट डिटरमाइंड बाय 150 mm क्यूब। एक बार में फर्स्ट में हम लोग सिलेंडर का डायमेंशन दिया हुआ 150 और 300, और दूसरा बार में हम लोग क्यू ले रहे हैं तो क्यू का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 150 mm। पूछ रहा जो स्ट्रेंथ कितना होगा, तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है अगर मान लीजिए x है तो इसका कितना होता है 25% इंक्रीज कर जाता है, दैट मीन्स 1.25x हो जाएगा, 1.25x हो जाएगा, दैट इज इसका आंसर डी हो गया। इसका जो स्ट्रेंथ होगा क्यूब में इंक्रीज कर जाता है 1.25 टाइम्स हो जाएगा किसके सिलेंडर से। नेक्स्ट है द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिटरमाइंड फ्रॉम 150 mm into 150 mm सिलेंडर एज कम्पेयर टू दैट डिटरमाइंड फ्रॉम 150 mm into 300 सिलेंडर। बोल रहा है कि 150 mm into 150 mm सिलेंडर से अगर हम निकाल रहे हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कंपेयर कर रहे हैं किससे 150 mm into 300 mm से, तो क्या होगा, तो 150 mm into 150 mm जो ज़्यादा होगा क्योंकि इसका जो लेंथ है और इसका जो लेंथ है ज़्यादा है, तो इसका जो स्ट्रेंथ होगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, इसका साइज कम होता है, छोटा क्यूब होता है, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। यहाँ से कह सकते हैं कि 150 mm into 150 mm जो सिलेंडर होगा उसका जो होगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो कह सकते हैं मोर होगा। नेक्स्ट है द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिटरमाइंड फ्रॉम 150 mm into 150 mm सिलेंडर एज कम्पेयर टू दैट डिटरमाइंड फ्रॉम 150 mm क्यूब इज। अगर 150 mm into 150 mm सिलेंडर से जो निकाल रहे हैं 150 mm into 150 mm सिलेंडर से जो निकाल रहे हैं उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और इसका क्यूब का निकाल रहा है। अभी हम लोग देखे थे डायमेंशन इसका 300, ये भी डायमेंशन जो है ये डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों अगर इक्वल है तो जो स्ट्रेंथ होगा सिलेंडर का वो ज़्यादा होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा सिलेंडर का वो ज़्यादा होगा, सेम है। लेकिन यहाँ पे अगर इसका लेंथ बढ़ा देते हैं तो फिर ये कम हो जाता है, बट यहाँ पर दोनों का जो डायमेंशन है वो सेम है, 150 into 150 है, इसका भी 150 है क्यूब का, तो जो इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा सिलेंडर का वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है फॉर डिटरमाइनिंग यूनिएक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब इज बेटर टेस्ट स्पेसिमेन एज कम्पेयर टू सिलेंडर। अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं यूनिएक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ तो उसके लिए हम लोग जो क्यूब होता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू सिलेंडर, नहीं सिलेंडर ज़्यादा होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिलेंडर में वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है क्यूब को कंपेयर में, इसलिए ये सही है और ये गलत है क्योंकि इसमें क्यूब को ज़्यादा दे रहा था, तो मेरा असर्शन गलत हो गया और रीजन सही है। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, दैट इज डी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 इफ F by is the characteristic strength of a steel and ES is the modulus of elasticity of a steel, then the maximum strain in the tension reinforcement in the section at the फेलुअर में टेंशन रेनफोर्समेंट में जो होगा टेंशन साइड में पूछ रहा है स्ट्रेंथ कितना होगा, नॉट लेस देन टेंशन साइड में हम लोग जानते हैं अगर मान लिया जाए स्ट्रेस डायग्राम बना रहे हैं, स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं तो मैक्सिमम जो होता है कंक्रीट साइड में तो कितना होता है 0.0035, यहाँ पर कितना होता है 0.002, और जो नीचे का होता है टेंशन साइड में वो कितना होता है 0.002 प्लस 0.87 F/, डिवाइड बाई ES, ये होता है टेंशन साइड में। ये पूछ रहा है कि टेंशन में एट फेलुअर पर कितना होना चाहिए, तो मेरा 0.002 प्लस 0.87 F/, डिवाइड बाई ES हो जाएगा। आंसर इसका देख लेते हैं, तो 0.002 प्लस F/, डिवाइड बाई, इसको सोल्व करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे इसको और सोल्व करेंगे तो 0.002 हो जाएगा, प्लस में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे F/, या फिर 1.15 ES, इसी को हम लोग 0.87 F/, डिवाइड बाई ES भी लिखते हैं। इस तरह से इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ पूछ रहा है लिमिट स्टेट में कितना होता है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ जो होता है 0.67
एफ सिक के डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है कंक्रीट का 1.5, पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर 1.5। इसको सोल्व करें तो कितना होता है मेरा 0.446 एफ सिक के। तो जो डिजाइन कंक्रीट स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का लिमिट स्टेट वो कितना होता है 0.446 एफ सिक के, 0.44 एफ सिक के, 0.446 एफ सिक के होता है। ये वैल्यू मेरा ये हो गया। अगर स्ट्रेंथ के लिए पूछता तो स्ट्रेंथ के लिए ये होता, डिजाइन पर्पस के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा था डिजाइन स्ट्रेंथ कितना होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लेक्चर द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। लिमिट स्टेट में पूछ रहा है कि एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कितना होगा। तो एरिया का देखा जाए तो 0.36 एफ सिक के एक्सी होता है एरिया। नेक्स्ट शेप ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का शेप पूछ रहा है किसके लिए, शेप ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय IS 456/1978। इसका जो ग्राफ अगर देखा जाए शेप तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का अगर ग्राफ देखा जाए तो इस तरह से होता है। यहाँ से ये स्ट्रेट हो जाता है, यहाँ पे कितना स्ट्रेन हो जाता है, ये स्ट्रेन हो गया और ये स्ट्रेस हो गया। यहाँ पे कितना होता है 0.002। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे पैराबोलिक हो गया, यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक पैराबोलिक होता है अप टू 0.002%। उसके बाद मेरा स्ट्रेट हो जाता है या कांस्टेंट हो जाता है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो पैराबोलिक और रेक्टेंगल, तो ऑप्शन देख लेते हैं पैराबोलिक एंड रेक्टेंगल, दैट इज सी। नेक्स्ट है इन द लिमिट स्टेट डिजाइन में पूछ रहा है अंडर एनफोर्स सेक्शन। लिमिट स्टेट डिजाइन में पूछ रहा है अंडर एनफोर्स सेक्शन है तो इसका कंडीशन क्या होगा। लिमिट स्टेट डिजाइन अंडर एनफोर्स सेक्शन, हम लोग जानते हैं कि अंडर एनफोर्स सेक्शन तब होता है जब मेरा क्रिटिकल एक्सिस, जो क्रिटिकल डेप्थ है एक्सिस का, न्यूट्रल एक्सिस का, वो ज़्यादा हो जाता है किससे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर दैन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, देन दैट कंडीशन इज नोन एज अंडर एनफोर्स कंडीशन। और अगर क्रिटिकल एक्सिस लेस हो जाता है तो ये हो जाता है क्या, ओवर एनफोर्स सेक्शन, और ये हो जाता है अंडर एनफोर्स सेक्शन। अंडर एनफोर्स कब होता है, जब क्रिटिकल एक्सिस जो डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस का वो ग्रेटर होता है एक्चुअल से। इसका कंडीशन पढ़ते हैं अंडर एनफोर्स का। टेंसाइल स्ट्रेन इन स्टील रीच यील्ड वैल्यू वाइल मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज लेस। कह रहा है कि सिग्मा ई, अच्छा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, लिमिट स्टेट डिजाइन में जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो स्ट्रेन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि जो लिमिट स्टेट मेथड जो होता है वो स्ट्रेन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, स्ट्रेन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है WSM जो होता है वो स्ट्रेस मेथड को फॉलो करता है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है LSM मेथड जो होता है वो हम लोग स्ट्रेन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, और अगर WSM मेथड जो निकालते हैं तो उसमें क्या करता है, हम लोग स्ट्रेस मेथड को यूज करते हैं, स्केच कंडीशन को फॉलो करते हैं। इसमें स्ट्रेन और इसमें स्ट्रेस। यहाँ पर LSM पूछ रहा था लिमिट स्टेट डिजाइन में, तो हम लोग स्ट्रेन को देखेंगे। टेंसाइल स्ट्रेन जो है स्टील में जो टेंसाइल स्ट्रेन है वो पहले रीच करेगा किसी कंपेयर में, कंक्रीट के कंपेयर में। ये मेरा सही हो गया। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस दिया हुआ है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील रीचेज इट्स परमिसिबल वैल्यू व्हाइल मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इज लेस देन द परमिसिबल वैल्यू। बोल रहा सिग्मा ST पहले हो जाएगा किससे, सिग्मा CBC से, तो ये बड़ा हो जाएगा। ये मेरा कब होता है, WSM में होता है। ये इसलिए लिमिट स्टेट में मेरा स्ट्रेन प्रॉपर्टीज पे फॉलो करेगा। और अगर स्ट्रेस यहाँ पे है तो स्ट्रेस किस में होता है, WSM में होता है। इसमें पूछ रहा था अंडर एनफोर्स के लिए किस में, तो लिमिट स्टेट में। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो स्ट्रेन होगा स्टील में वो पहले रीच करेगा इन कंपेयर टू कंक्रीट। यहाँ पे जो है स्ट्रेस को अगर पूछता तो इसमें होता WSM का, WSM के लिए B सही होता, लेकिन LSM के लिए मेरा A सही है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 ओवर एनफोर्स सेक्शन आर नॉट परमिटेड। ओवर एनफोर्स सेक्शन होता है हम लोग परमिट नहीं करते हैं, सही बात है, अभी भी नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू 456/2000 के अकॉर्डिंग भी हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं ओवर एनफोर्स सेक्शन, क्योंकि ये ब्रिटल फेल्यूर होता है। देयर इज ए डक्टाइल फेल्यूर नहीं, ये ब्रिटल फेल्यूर होता है। ये ब्रिटल फेल्यूर होता है, इसीलिए हम लोग
प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहाँ से देख रहे हैं कि ओवर एनफोर्स सेक्शन जो होता है नॉट परमिटेड, तो ये सही हो गया। लेकिन रीजन क्या दिया हुआ है कि देयर इज डक्टाइल फेल्यूर, तो डक्टाइल फेल्यूर नहीं होता है, ये ब्रिटल फेल्यूर होता है। तो 2 मेरा गलत हो गया और एक सही हो गया। असर्शन सही है और रीजन गलत है, असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो इस तरह से आंसर मेरा सी हो गया। नेक्स्ट है इन द लिमिट स्टेट मेथड, फिर से लिमिट स्टेट मेथड आ गया। बैलेंस डिजाइन, बैलेंस डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बीम गिवन। तो बैलेंस डिजाइन जो होता है वो क्या होता है कि जो एरिया ऑफ कंक्रीट होता है वो स्मॉल होता है, मीन्स एरिया ऑफ जो कंक्रीट होगा वो स्मॉल होगा और एरिया ऑफ स्टील जो होगा वो ज़्यादा होगा। स्टील जो होगा इसमें ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं बैलेंस सेक्शन में लिमिट स्टेट का, और कंक्रीट का जो कम होता है। यही बोल रहा है यहाँ पे कि इन लिमिट स्टेट मेथड बैलेंस डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट, बैलेंस डिजाइन क्या होता है स्मॉलेस्ट कंक्रीट सेक्शन, कंक्रीट सेक्शन जो होता है स्मॉल होता है, और मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट जो होता है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है और एरिया ऑफ कंक्रीट जो होता है वो कम होता है। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है लिमिट स्टेट डिजाइन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है कितना होता है। लिमिटिंग वैल्यू हम लोग जानते हैं, अगर FE 250 यूज कर रहे हैं, FE 250 यूज कर रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू कितना होता है 0.53D। डेप्थ का वैल्यू पूछ रहा है ना, एक्स लिमिटिंग पूछ रहा है, एक्स लिमिटिंग पूछ रहा है, एक्स लिमिटिंग का वैल्यू कितना होता है 0.53D फॉर किसके लिए 250 के लिए। यही FE 415 है तो कितना हो जाएगा इसमें 0.48D हो जाएगा। और FE मेरा 500 दिया हुआ है तो इसके लिए कितना होता है 0.46D हो जाता है, 0.46D हो जाता है, मीन्स 0.53D, 0.48D एंड 0.46D एक्सिव लिमिट का वैल्यू। बट इसमें किसी में दिया हुआ नहीं है लिमिट डिजाइन, लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है किसी भी डेप्थ के लिए, तो हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं किसके लिए माइल्ड स्टील का FE 250 के लिए। FE 250 के लिए जो रेशियो होता है एक्सिव लिमिटिंग डिवाइड बाई D का वो कितना होता है 0.53 होता है। तो देख लेते हैं 0.53 लिमिटिंग डेप्थ हो जाएगा 0.53। अगर इसी में अगर पूछता मेरा ये किसके लिए हो गया तो FE 250 के लिए होगा, 48 किसके लिए हो गया FE 415 के लिए हो गया, और 46 यहाँ पर रहता 46 रहता तो किसके लिए होता FE 500 के लिए होता। तो इसका आंसर ये मान लेते हैं। नेक्स्ट है इन द लिमिट स्टेट डिजाइन, फिर से लिमिट स्टेट डिजाइन द मैक्सिमम लिमिट imposed by 456/1978 ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट जो होता है कितना तक स्टैटिकली होता है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट जो होता है इंडिटरमिनेट बीम में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट इन इनडिटरमिनेट बीम 30% होता है। 30% जो मोमेंट होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनडिटरमिनेट बीम में। यहाँ पर यही पूछ रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है इनडिटरमिनेट में, तो 30% होता है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील है फॉर बैलेंस डिजाइन, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ सिंगल रेनफोर्समेंट रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड्स अपॉन। तो परसेंटेज ऑफ स्टील पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टील जो है किस पे डिपेंड कर रहा है उस पर बोल रहा है। परसेंटेज ऑफ स्टील किस पे डिपेंड करता है जो पूछ रहा है बैलेंस सेक्शन में, तो परसेंटेज ऑफ स्टील डिपेंड्स अपॉन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ कंक्रीट, इसका कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है, और ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो परसेंटेज ऑफ स्टील है किस पे डिपेंड किया, ग्रेड पे डिपेंड करता है। हम लोग देखें हैं इसका ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है, तो कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट हो गया। दूसरा करता है जो इसका जो दूसरा है जो इलास्टिक जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उस पर डिपेंड करता है, ई पे डिपेंड करता है, और दूसरा है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, मीन्स F/by पे डिपेंड करता है। 3 पे डिपेंड करता है। परसेंटेज ऑफ स्टील जो अगर देखा जाए, परसेंटेज ऑफ स्टील अगर देखा जाए तो होता है BD, इस पर डिपेंड करता है, तो F/by पे डिपेंड किया, ग्रेडिंग पे डिपेंड किया, और इलास्टिसिटी पे डिपेंड किया। 3 चीज़ पे डिपेंड किया। तो 3 मेरा इसमें देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेड, ये ग्रेड हो गया, जो ग्रेडिंग हो गया कंक्रीट का उस पर डिपेंड किया। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यील्ड स्ट्रेंथ मीन्स F/by पे डिपेंड किया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES पे डिपेंड किया। ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा मेरा। 1, 2, 3 देख लेते हैं, दैट इज D में। नेक्स्ट है इन द रेनफोर्स्ड कंक्रीट पेडेस्ट्रल, इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट पेडेस्ट्रल इज डिफाइंड एज द कॉम्प्रेसिव मेंबर। पेडेस्ट्रल को कॉम्प्रेसिव मेंबर कब कहते हैं
कुछ इफेक्टिव लेंथ जो एल इफेक्टिव जो है अगर लेस देन हो जाए, लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स लिस्ट लैटरल डायमेंशन का होता है, तब इसको हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं। और अगर ज़्यादा होता है, अगर एल इफेक्टिव का वैल्यू ज़्यादा होता है 3 से 3 टाइम्स लेटरल, तो इसको हम लोग स्ट्रट या कॉलम बोलते हैं। हम लोग देखे थे पहले भी, इसको स्ट्रट या कॉलम बोलते हैं जब ग्रेटर होता है, बट लेस हो जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, पेडेस्टल बोलते हैं। तो पेडेस्टल के लिए क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड द लिस्ट लैटरल डायमेंशन, दैट इज बी। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन। मैक्सिमम स्ट्रेन पूछ रहा है एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग इफेक्टिव कवर डी दिया हुआ है, कवर टू कंप्रेशन, कंप्रेशन से पूछ रहा है, इफेक्टिव कवर दिया हुआ डी, एंड न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फ्रॉम द कंप्रेशन इज एक्स यू। हम लोग जानते हैं ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेन पूछ रहा है एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। कंप्रेशन स्टील के लेवल पे जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा कितना होगा। अगर इस तरह से देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि ये दिया हुआ है मेरा डी कवर, ये दिया हुआ मेरा मैक्सिमम जानते हैं कितना होता है इसका 0.35 और ये दिया हुआ है एक्स यू। तो पूछ रहा है इसका दोनों, इसको हम सिमिलर ट्रायंगल से निकालेंगे। सिमिलर ट्रायंगल से निकाल रहे हैं तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0.035 डी बाई डी कवर हो गया एक्स यू माइनस 1, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 35। इसी सिमिलर ट्रायंगल से बनेगा। अगर सिमिलर ट्रायंगल निकाल लेते हैं, यहाँ पर का स्ट्रेन पूछ रहा है, ये दिया हुआ एक्स यू, ये टोटल डेप्थ दिया हुआ एक्स यू, यहाँ से यहाँ तक का न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, ये दिया हुआ डी, ये दिया हुआ मेरा 0.0035, ये पूछ रहा है। तो सिमिलर ट्रायंगल निकालेंगे, सिमिलर ट्रायंगल से निकालते हैं रिलेशन। तो इसका मान लीजिए इसको बाई मान लेते हैं, तो बाई का वैल्यू आ रहा है मेरा 0.0035 ब्रैकेट 1 माइनस डी डिवाइड बाई एक्स यू, दैट इज ये। नेक्स्ट है डायगोनल टेंशन। डायगोनल टेंशन हम लोग जानते हैं कि डायगोनल टेंशन जो होता है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे से बढ़ता है और ऊपर जो है डिक्रीज करता है। डायगोनल टेंशन जो होता है न्यूट्रल एक्सिस के एबव में डिक्रीज करता है और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज करता है। ये क्या पूछ रहा है, डायगोनल टेंशन विच रिजल्ट इन द अल्टीमेट फेलुअर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक्स डिपेंड्स अपॉन। जो डायगोनल टेंशन जो डेवलप कर रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, तो शियर स्पैन पर डिपेंड करता है और इफेक्टिव डेप्थ पर डिपेंड करता है, मीन्स दोनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सुरल शियर फेल्यूर इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम अकर अंडर लार्ज बेंडिंग मोमेंट। जो फ्लेक्सुरल शियर फेल्यूर है, फ्लेक्सुरल शियर फेल्यूर जो है किसमें, रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम में, आरसीसी बीम में, अकर अंडर लार्ज बेंडिंग मोमेंट एंड लेस शियर फोर्स। कब अकर करेगा, जब बेंडिंग मोमेंट मेरा ज़्यादा हो जाएगा और शियर फोर्स कम हो जाएगा, तो सही है। रिजल्ट इन क्रैक्स विच आर नॉर्मली एट 90 डिग्री। जो क्रैक्स डेवलप होगा वो जो 90 डिग्री होगा हॉरिजॉन्टल से, मीन्स इस तरह से क्रैक डेवलप होगा, ये सही है। अकर व्हेन द शियर स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो इज लेस देन, शियर स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ रेशियो का जो है वो लेस देन 1 हो जाए तब ये डेवलप करेगा, ये भी सही है। मीन्स 1 2 3 आर नॉट करेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ शियर फेल्यूर, दैट इज डी। मैचिंग का कंडीशन दिया हुआ प्लेसमेंट ऑफ लाइव लोड फॉर मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट। क्या हो रहा है क्वेश्चन कि मैचिंग कंडीशन है और प्लेसमेंट ऑफ लाइव लोड को कहाँ पे प्लेस करें, तो इस तरह से कंडीशन बनेगा। फर्स्ट में क्या करा, मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट इन द स्पैन। इस स्पैन में अगर हम मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट चाहिए, मान लिया जाए ये स्पैन है, इसमें अगर सैगिंग मोमेंट चाहिए तो हमको इसी स्पैन को लोड करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो इस तरह से बेंडिंग मोमेंट बनता है, इस पॉजिटिव बनता है बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम बनता है सैगिंग मोमेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट चाहिए तो जिस स्पैन में, उस स्पैन को लोड करना पड़ेगा। ऑप्शन देखते हैं इसका, तो सेम स्पैन एज वेल एज अल्टरनेट। अगर कंटिन्यूअस बीम दिया हुआ है, ये कंटिन्यूअस बीम दिया हुआ है, अगर हमको इस स्पैन में हमको चाहिए मैक्सिमम, तो इसको लोड करेंगे प्लस इसका अल्टरनेट वाले को लोड करेंगे, तो इसमें जो होगा मैक्सिमम होगा। इसका अगर डायग्राम देखा जाए तो इस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। तो कह सकते हैं इसका जो मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट का क्या करने का, उसी स्पैन को लोड करना, सेम स्पैन को और प्लस अल्टरनेट को। तो एक का मेरा 2 हो गया।
फॉर मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट, अगर हॉगिंग मोमेंट चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, उस स्पैन को छोड़ कर बाकी जो उसके बगल का है उसको लोड करेंगे। तो फॉर द मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट एट द सपोर्ट पूछ रहा है, मान लिया जाए इस सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे हमको चाहिए, इस स्पैन को छोड़ कर अगर इसको इस पे हम लोग हॉगिंग मोमेंट चाहिए, हॉगिंग मोमेंट मीन्स नेगेटिव मोमेंट चाहिए। नेगेटिव मोमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एडजस्टेड स्पैन जो है बोथ साइड का उसको हम लोग लोड करेंगे। तो इसको अगर लोड करते हैं तो इसका जो साइकिंग सपोर्ट पे जो आएगा, सपोर्ट पे जाएगा, इस तरह से बनेगा सपोर्ट पे रिएक्शन, और नीचे का इस बनेगा ये स्पैन पे, ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा। निगेटिव ही पूछ रहा है इसमें। तो मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट एट सपोर्ट, सपोर्ट के लिए क्या कर रहा है, एडजस्टेड स्पैन ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस सपोर्ट एज वेल एज स्पैन अल्टरनेट द, इस तरह से इसका 3 हो जाएगा। ए का 2, बी का 3 फॉर मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट इन द स्पैन, स्पैन में हॉगिंग मोमेंट चाहिए तो उस स्पैन को छोड़ करके, मतलब जिस स्पैन को हम लोग हॉगिंग मोमेंट चाहिए उस स्पैन को छोड़ के उसका अल्टरनेट वाला को हम लोग लोड करेंगे। तो स्पैन नेक्स्ट टू द एडजेसेंट स्पैन, कह सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, स्पैन एडजॉइनिंग द स्पैन एज वेल एज अल्टरनेट। तो उसका स्पैन सी का 1 हो गया, बी का 3 हो गया और 1 का 2 हो गया। 2 3 1 इसका आंसर देख लेते हैं, 2 3 1 दैट इज बी। सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मेरा कंटिन्यूअस बीम दिया हुआ है, अगर मेरा इस स्पैन को पॉजिटिव चाहिए तो इसको लोड करेंगे प्लस इसको अल्टरनेट वाला को लोड करेंगे, ठीक है। अगर सपोर्ट पे चाहिए हमको पॉजिटिव, सपोर्ट पे चाहिए हमको, तो इसको ऐड के इस दोनों जो डिफरेंस जो नज़दीक है सपोर्ट का उसको लोड करेंगे और इसके बाद इसको अल्टरनेट वाले को लोड करेंगे। इस तरह से कंडीशन हो गया इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है ए बीम व्हिच इफेक्टिव स्पैन इज एल, इफेक्टिव डेप्थ इज डे एंड ओवरऑल डेप्थ इज डी शैल बी डीम्ड एंड डीप बीम। डीप बीम हम लोग जानते हैं कब होता है, डीप बीम जानते हैं कि L/D रेशियो अगर लेस देन 2.5 होता है इसको कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस डीप बीम होता है, और अगर L/D रेशियो लेस देन 2 होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंपली सपोर्टेड डीप बीम होता है। यही पूछ रहा है इसमें, ए बीम विच इफेक्टिव स्पैन L, इफेक्टिव डेप्थ D, ओवरऑल डेप्थ D, हम लोग ओवरऑल डेप्थ से कंपेयर करते हैं ना, L/ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन 2 तो होता है ये सिंपली सपोर्टेड डीप बीम, और L/ओवरऑल डेप्थ लेस देन 2.5 देन दैट इज कंटिन्यूअस डीप बीम। तो हम लोग सबसे पहले वही देखते हैं कि इसमें ओवरऑल किससे कंपेयर किया, ओवरऑल डेप्थ इसमें कंपेयर किया, इसमें कंपेयर किया। 2 फॉर कंटिन्यूअस, 2 नहीं कंटिन्यूअस नहीं होता, ये होता है सिंपली सपोर्टेड। 2.5 फॉर कंटिन्यूअस, तो 4 सही है मेरा और 2 सही होगा, क्योंकि इफेक्टिव तो कहीं भी कंसिडर नहीं करते हैं ना, इफेक्टिव कंसिडर नहीं करते हैं। जब भी कंसिडर करते हैं डीप बीम निकालने के लिए तो ओवरऑल डेप्थ कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से मेरा 2 और 4 एक लग रहा है, 2 और 4 ऑप्शन देख लेते हैं, दैट इज डी। तो इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, इफेक्टिव स्पैन ऑफ डीप बीम, इफेक्टिव स्पैन ऑफ डीप बीम इज टेकन एज, इफेक्टिव स्पैन जो होगा डीप बीम का वो कैसे निकालते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, सही है। 1.15 टाइम्स द क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन से 1.15 टाइम्स होता है क्लियर स्पैन का, तो ये भी सही है। इस दोनों में जो मिनिमम होता है उसको हम लोग कंसिडर करता है इफेक्टिव स्पैन। तो अगर जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और क्लियर स्पैन का 1.15 टाइम्स, ये दोनों जो मिनिमम होगा उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं क्या, इफेक्टिव स्पैन। तो स्मॉलर ऑफ ए एंड बी दैट इज सी। नेक्स्ट है फॉर अ डीप बीम विच ओवरऑल डेप्थ दैट इज डी का वैल्यू दिया हुआ है 5 एंड इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है 6, एंड द लीवर आर्म फॉर द सिंपली सेपरेट बीम एंड द कंटिन्यूअस बीम। लीवर आर्म पूछ रहा है किसके लिए, सिंपली सेपरेट बीम के लिए और कंटिन्यूअस बीम के लिए, किसमें, डीप बीम में। डीप बीम में पूछ रहा है कि लीवर आर्म का वैल्यू, तो हम लोग लीवर आर्म का वैल्यू जानते हैं। लीवर आर्म का वैल्यू अगर फार्मूला देखा जाए, लीवर आर्म का फार्मूला देखा जाए किसमें, सिंपली सेपरेट बीम में, तो कितना होता है 0.2 L प्लस 2D, ये होता है किसमें, सिंपली सेपरेट में। L प्लस 2D निकालते हैं तो L कितना दिया हुआ है मेरा 6 मीटर दिया हुआ है और D कितना दिया हुआ था मेरा 5 दिया हुआ, तो 0.2 L मेरा 6 दिया हुआ प्लस 2 इंटू 5, 5 और 10 16, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 10 16, 16 इंटू 2.2 तो कितना हो जाएगा 3.2। तो सिंपली सेपरेट वे में जेड का वैल्यू कितना आ गया 3.2,
3.2 मेरा एक ही में दिया हुआ है, दैट इज़ ये यहाँ से निकाल सकते हैं। बस इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो फार्मूला याद रखना है, लीवर आर्म का फार्मूला जो होता है किसमें, डीप बीम में। डीप बीम में लीवर आर्म का फार्मूला होता है किसमें, अगर सिंपली सपोर्टेड है तो जो लीवर आर्म का वैल्यू होता है वो कितना होता है 0.2 L + 2D। यहाँ से याद भी रखते हैं क्योंकि सिंपली सपोर्ट कब होता है, जब L/D का जो रेशियो है <2 हो जाता है तो उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड डीप बीम कहते हैं। ये अगर कंटिन्यूस बीम में अगर लीवर आर्म निकालना है कंटिन्यूस बीम में, सेकंड में था हम लोग कंटिन्यूस बीम में क्या होता है, जेड का वैल्यू कंटिन्यूस बीम में कितना होता है 0.2 L + 1.5D। इसमें कितना होता है 1.5D, उसमें कितना था L + 2D, इसमें था 1.5D कंटिन्यूस बीम में। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है मेरा 2.7 आ रहा है इस फार्मूला पे। तो हम लोग देख लिए कि लीवर आर्म सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना आया था, इसका फार्मूला था 0.2 L + 2D। इसको सॉल्व किए तो यहाँ से मेरा आ गया था 3.2। और जो अगर कंटिन्यूस बीम के लिए देखें तो कंटिन्यूस बीम में कितना था मेरा 0.2 L + 1.5D। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया मेरा 2.7। तो 3.2 और 2.7 आंसर देख लेते हैं, दैट इज ये। नेक्स्ट है द बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन ऑफ ए स्क्वायर वर्टिकल बैंकर ड्यू टू लैटरल प्रेशर P पर यूनिट एरिया। बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है कहाँ, मिड स्पैन पे ऑफ ए स्क्वायर वर्टिकल बैंकर। स्क्वायर है, वर्टिकल बैंकर है, उसका जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कितना होता है PL² / 24 होता है, PL² / 24 देख लेते हैं, PL² / 24 स्क्वायर बैंकर का। नेक्स्ट है इन ए सिलो बाल द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, सिलो बाल में पूछ रहा है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑन द नेट कंक्रीट सेक्शन डिडक्टिंग ऑल द ओपनिंग शुड नॉट एक्सीड। सिलो बाल में जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, वो 0.25 FCK से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिलो बाल का। सिलो बाल तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑन द नेट कंक्रीट सेक्शन डिडक्टिंग ऑल द ओपनिंग शुड नॉट एक्सीड 0.25 FCK, दैट इज C. Which of the following theory is applicable for design of सिलो बाल। सिलो बाल के लिए कौन सा थ्योरी एप्लीकेबल होता है, तो सिलो बाल के लिए हम लोग जैनसन थ्योरी यूज करते हैं, सिलो बाल को डिजाइन के लिए। सिलो बाल डिजाइन के लिए कौन सा थ्योरी यूज करते हैं, तो जैनसन थ्योरी यूज करते हैं, दैट इज ये। नेक्स्ट है इंश्योर लैटरल स्टेबिलिटी द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लैटरल रिस्ट्रेन इन केस ऑफ सिंपली सेपरेटेड बीम एंड कंटिन्यूअस बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर देखा जाए तो लैटरल स्टेबिलिटी का जो कंडीशन होता है क्या होता है 60B ऑन 250 B²/D, जो इसमें से लेसर होता है वो होता है। ये अगर कैंटिलीवर में रहता तो ये हो जाता किसके लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ रहा है लैटरल स्टेबिलिटी किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो कितना हो जाएगा 60B और 250 B²/D, जो बीच बार मिनिमम, ये होता है लैटरल स्टेबिलिटी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। यही अगर कैंटिलीवर पूछता तो कैंटिलीवर में कितना होता है 25B या 100 B²/D, ये किसके लिए हो जाता है, कैंटिलीवर बीम के लिए। कैंटिलीवर बीम के लिए कितना हो जाता है 25B और 100 B²/D, तो इसमें भी लेसर होता है। तो इसमें याद रखना है 4 गुना 60 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो मेरा लगभग 250 के आसपास आ रहा है, तो इससे हो जाएगा 25 पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 100 के आसपास होता है। इसे ट्रिक से याद करने का, तो 25 × 100 किस में हो जाता है, तो कैंटिलीवर में हो जाता है, और 60 × 250 किस में हो जाता है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हो जाता है। यहाँ पर सिंपली सपोर्ट पूछ रहा था तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिगार्ड टू सिलो एंड बैंकर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके बारे में क्या है सही और क्या गलत है। सिलो और बैंकर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हॉरिजेंटल प्रेशर ऑन द बॉल ऑफ ए सिलो इंक्रीज लिनियरली विथ डेप्थ। जो हॉरिजेंटल प्रेशर है क्या कर रहा है कि इंक्रीज लिनियरली विथ डेप्थ फ्रॉम टॉप से लेकर के जो है सिलो बॉल पूछ रहा है। द हॉरिजेंटल प्रेशर ऑन द बॉल ऑफ ए सिलो इंक्रीज लिनियरली विथ डेप्थ फ्रॉम टॉप से इंक्रीज करता है, यह कर रहा है, इस तरह से इसका डायग्राम बना है कि टॉप से इंक्रीज कर रहा है सिलो बॉल पे जो हॉरिजेंटल प्रेशर है वो, तो ये वाटर प्रेशर होता है। हॉरिजेंटल प्रेशर जो होता है बॉल पे सिलो इंक्रीज लिनियरली इंक्रीज नहीं करता है, ये
ये गलत हो गया। हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑन द बॉल ऑफ द बैंकर इंक्रीज लिनियरली विथ डेप्थ, ये बैंकर पर होता है ना कि सिलो बॉल पर होता है। जो बैंकर है उस पर इंक्रीज करता है लिनियरली इस तरह से, तो ये मेरा सही होगा। द रेशियो ऑफ वर्टिकल प्रेशर इन द सिलो एट द टाइम ऑफ इम्पीटिंग टू दैट एट द टाइम ऑफ फिलिंग इज लेस देन 1। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेशियो ऑफ वर्टिकल प्रेशर, जो वर्टिकल प्रेशर होगा इस पे सिलो बॉल पे एट द टाइम ऑफ इम्पीटिंग, इस पे हम लोग खाली कर रहे हैं, टू दैट एट द टाइम ऑफ फिलिंग इज लेस देन 1। तो टाइम ऑफ जो इम्पीटिंग होगा उस समय ज़्यादा होगा। रेशियो वर्टिकल प्रेशर का जो रेशियो है वो कितना होगा, लेस देन 1 होगा। कब, जब इम्पीटिंग का जो होता है, इम्पीटिंग टाइम पे प्रेशर ज़्यादा होता है और फिलिंग पे कम होता है। तो इसका जो अगर रेशियो निकालेंगे तो इम्पीटिंग फिलिंग पे तो इसका लेस देन 1 आ रहा है, तो ये मेरा सही है। रेशियो ऑफ वर्टिकल प्रेशर जो हो गया वो लेस देन 1 हो गया और सही हो गया। बैंकर का जो हो गया उस पर लिटरली इंक्रीज कर रहा है टॉप से बॉटम की ओर ट्रायंगल शेप में, तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये भी मेरा सही हो गया। तो इस तरह से 2 और 3 इसका सही आंसर है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर आरसीसी ब्रिज द स्मॉलेस्ट स्पैन बियॉन्ड विच द इम्पैक्ट फैक्टर इज सेम फॉर क्लास ए और बी और ए एंड 70 आर लोडिंग। बोल रहा है कि फॉर आरसीसी ब्रिज द स्मॉलेस्ट स्पैन वो कौन सा होगा, इसके रिस्पेक्ट में इम्पैक्ट फैक्टर जो होगा सबके लिए सेम होगा। मीन्स क्लास ए के लिए, बी के लिए, ए के लिए, 70 आर के लिए, सबके लिए सेम होगा। उसमें मिनिमम कितना होना चाहिए, स्मॉलेस्ट स्पैन पूछ रहा है ब्रिज का, स्मॉलेस्ट स्पैन कितना होना चाहिए। इस पे जो इम्पैक्ट फैक्टर है, इम्पैक्ट फैक्टर जो है अभी हम लोग देखे थे, इम्पैक्ट फैक्टर का वैल्यू कितना हुआ था, 1.5 + 8 डिवाइडेड बाई L + 6, यही था इम्पैक्ट फैक्टर का वैल्यू। इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला जो था इम्पैक्ट फैक्टर का 0.15 + 8 डिवाइड बाई L + 6 था। ये बोल रहा है कि वो मिनिमम स्पैन, मिनिमम या स्मॉलेस्ट स्पैन कितना होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में जो इम्पैक्ट वैल्यू है लगभग सेम होना चाहिए। किसके लिए, क्लास ए के लिए, क्लास बी के लिए, क्लास ए के लिए, क्लास 70 आर लोडिंग के लिए। तो वो कौन होना चाहिए, तो एल का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, तो एल का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 12 मीटर होता है। स्पैन जो होना चाहिए मिनिमम 12 मीटर का होना चाहिए, जिसके लिए इम्पैक्ट वैल्यू लगभग सेम होता है। तो स्मॉलेस्ट स्पैन कितना हो जाएगा, तो 12 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द लिस्ट 1 एंड द टाइप ऑफ स्लैब दिया हुआ है। फर्स्ट में टाइप ऑफ स्लैब दिया हुआ है, दूसरा में मोमेंट कैपेसिटी दिया हुआ है। टाइप ऑफ स्लैब देख लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल स्लैब, सिंपली सेपरेटेड स्क्वायर स्लैब एंड स्क्वायर, और बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है। तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल स्लैब में, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल स्लैब देखा जाए, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर स्लैब है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी होता है WL²/72 होता है। और सिंपली सपोर्टेड अगर स्क्वायर स्लैब है तो उसके लिए कितना होता है, WL²/24 होता है। WL²/24 किसके लिए हुआ, सिंपली सपोर्टेड स्क्वायर स्लैब के लिए। और स्क्वायर स्लैब फिक्स एट ऑल एज, अगर ऑल एज फिक्स है तो हम लोग जानते हैं कि जब फिक्स होता है तो इसमें जो मोमेंट कैपेसिटी होता है और कम ज़्यादा, तो मैक्सिमम इसमें हो जाएगा WL²/48। WL²/48 हो गया जब ऑल एज फिक्स है। ऑल एज फिक्स है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए कितना हो गया था, WL²/72, ट्रायंगल के लिए 72, और सिंपली सपोर्ट के लिए, सिंपली सपोर्टेड स्क्वायर स्लैब है तो हो गया WL²/24। इस तरह से इसका अगर आंसर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2, दैट इज 1, दैट इज 3, 2 1 3 ऑप्शन देख लेते हैं, 2 1 3 दैट इज ए। इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया, 1 3 ए। तो ये मेरा लगभग 240 क्वेश्चन, 240 नंबर क्वेश्चन था। हम लोग देखें स्टार्टिंग किए थे 200 से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, 240 तक के सॉल्व किए। लगभग 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग इतने रहने देते हैं, लगभग 1 घंटा होने को है। नेक्स्ट पार्ट में फिर इससे आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 240 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हम लोग इतना तक ही रहने देते हैं।